चैप्टर नंबर 19 चल रहा है अप्लाइड मैथ्स थर्ड में, बाइनोमियल पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन, पॉइसन बंटन और प्रसामान्य बंटन। और इसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं और लगभग 90% क्वेश्चन हो चुके हैं और 90% कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें एक 2-3 फॉर्मूले आते हैं हमारे पास समांतर माध्य, मानक विचलन और विचरण निकालने के। आप ध्यान दीजिए, हमारी इस यूनिट का नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, वो तो हम देख ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ सांख्यिकी, मतलब आपको सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के भी कंसेप्ट मिलेंगे। तो ये समांतर माध्य, मानक विचलन, विचरण, ये चीजें जो निकाल रहे हैं वो हम एक तरह से स्टैटिस्टिक्स की तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं। तो इसमें आपको 10th क्लास में जो फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि ये वैल्यू दी रहती है, फिर वो उसकी बारंबारता आ जाती है, कितनी बार वो आ रही है, बारंबारता के बाद फिर उसके ये आपका ये x हो जाता है, ये f हो जाता है। फिर समांतर माध्य निकालने के लिए यहाँ पर बारंबारताओं का योग भी करते हैं, समेशन f करके या इस तरह से, फिर f इंटू एक्स करके और निकालते हैं अलग अलग टर्म, फिर यहाँ पे टोटल कर देते हैं तो समेशन f x। इस तरह की कुछ चीजें जो है f x f मतलब f इंटू एक्स। तो इस तरह से आपका समांतर माध्य निकालने के लिए फिर ये वैल्यूज जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, कुछ इस तरह के ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आएंगे। और हमें इस द्विपद बंटन का समांतर माध्य, मानक विचलन, विचरण, ये सब चीजें निकालनी है। निकालने के लिए जो डेरिवेशंस हैं वो हालांकि आए तो नहीं है पेपर में, लेकिन 1-2 बार क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछे गए हैं जिनमें कि डेरिवेशन से थोड़ा बहुत रिलेशन था। तो वो अगर होगा तो आप एडजस्ट कर देंगे। जो इजी फॉर्मूला है मैं डिराइव करा दूंगा, बाकी को आप याद कर लेंगे। तो इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पेपर में आते हैं 1-1 नंबर में या 2-2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। लंबे क्वेश्चन नहीं बनते। लंबे क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम पीछे कर चुके हैं, वो द्विपद बंटन वाले क्वेश्चंस वो हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है द्विपद बंटन का समांतर माध्य, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं आपको दोबारा से याद दिलाऊं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि q प्लस पी टू द पावर n, और ये इज इक्वल टू आपका nc0 q टू द पावर n p टू द पावर 0 प्लस nc1 q टू द पावर n माइनस 1 p टू द पावर 1 प्लस nc2 q टू द पावर n माइनस 2 p टू द पावर 2 प्लस सो ऑन करते करते करते, और ncr q टू द पावर n माइनस r p टू द पावर, और करते करते ncn q टू द पावर n माइनस n p टू द पावर n q टू द पावर n माइनस n 0 ही हो जाएगा। आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर किए हैं, अभी याद हो गया होगा आपको। और इसमें जो है वो p जो है वो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और आपकी फेल्योर की प्रोबेबिलिटी है। ये ध्यान रखने वाली बात होती है। क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे हमने देखे जो जिसमें कि सफलता जो है वो नहीं, ये हेड आना ही सफलता है। सिक्के में टेल भी आए, आप उसे सफलता मानते हो तो ये क्वेश्चन उसका बनेगा। तो टेल आने को पी मान सकते हैं और उसको क्यू मान सकते हैं। पी और क्यू का मतलब कोई हेड टेल या फिक्स नहीं है। जो सफलता है, अगर आप सक्सेस होते हो तो उसकी प्रायिकता पी है, और आपकी जैसे बोल्ट खराब थे या इस तरह से होना, ये सब चीजें जो हैं वो तो सक्सेस बाद में आती है और फेल्योर पहले आता है, और फिर इस तरह से। अब इसमें भी हमने देखा था कि ये जो चीजें होती हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म आए हैं, ये टर्म क्या है, इसके अंदर देखिए 0 0, यहाँ भी -0 मान सकते हो 0। तो ये आपके जो हमने n घटनाएं एक साथ करी हैं, जैसे मान लिया सपोज 12 सिक्के उछाल दिया या n प्रयास कर दिया आपने, ठीक है ना, n एक साथ सिक्के उछाल दिया या एक एक करके n सिक्के उछाले, तो n उन n में सफलता 0 सफलता की प्रायिकता, ठीक है ना, ये आपकी 0 सफलता होती है। ये जिसमें 1 1 1 लग गया, ये आपकी 1 सफलता की प्रायिकता होती है, ठीक है ना। ये आपकी जो है वो 2 सफलता की, मतलब एस का मतलब ये है कि 2 बार सक्सेस होंगे आप, ये मतलब चांस है 2 सफलता। ऐसे ये आपकी क्या है, आर सफलता की प्रायिकता है। ये आपकी क्या है, एन सफलता की प्रायिकता है, मतलब सब पे हेड आ जाए। सिक्के की बात करें और हेड अगर सक्सेस है तो 0 पे 12 बार उछाल दिया या 12 सिक्के उछाल दिए, किसी पे हेड नहीं आया, तो वो इतनी बार आ सकता है, इतनी प्रायिकता है। और अगर आपका एक हेड आए तो उसकी प्रायिकता इतनी है, 12 में से 2 हेड आ जाए तो उसकी प्रायिकता इतनी है, 12 में से 3 आ जाए तो उसकी प्रायिकता इतनी है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि इसे अगर हम टेबुलर फॉर्मेट में लिख दें, ठीक है ना, देखिए 0 सफलता की वैल्यू ये है, इतनी बार हो सकता है। एक सफलता
कितनी बार आ सकती है, 2 सफलता कितनी बार हो सकती हैं, 3 सफलता कितनी बार, 8 सफलता कितनी बार हो सकती है, n सफलताएं कितनी बार हो सकती हैं। तो अगर मैं इसे टेबुलर फॉर्मेट में लिखूं तो टेबुलर, क्योंकि जानते हैं आप समांतर माध्य कैसे निकलेगा, समांतर माध्य तो उसी तरह से निकलेगा कि आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना, x या r जो भी हो जाए, वो उसकी बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, वो दूसरे टेबल में आनी चाहिए, तब जाकर के आप उसके ऊपर कुछ कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक तरह से वेरिएबल दे दिया, 0 1 2 सो ऑन, और इसके ऊपर क्या क्या कितनी बार हो सकता है, तो कितनी बार हो सकता है, तो हमको ये अमाउंट्स जो हैं वो आपके एक तरह से बारंबारताएं यानी कि फ्रीक्वेंसी दे दी है। तो अब देखिए, आपने पढ़ा तो ऐसे होगा कि वैल्यू इधर लिखी है और बारंबारता इधर लिखी है, और फिर आप समेशन ये निकालते हैं और समेशन एफ इधर निकाल लेते हैं। तो चाहे तो आप वैसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, आपको दोनों तरह से बनाना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में दोनों तरह से पूछा जा सकता है, दोनों तरह से दिया जा सकता है, टेबुलर फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, फर्क उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूं आपको हम कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए, इधर हम लिखेंगे सफलता, ठीक है ना, यानी कि इसकी ये आर है, ये वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू आपकी कितनी बार हो सकती है। अब आपकी 0 सफलता हो सकती है, मतलब 0 बार 0 सफलता है, तो कितनी बार आएगी वो उसकी वैल्यू, ये इधर आपकी बारंबारता या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर एफ, ये हो जाएगा 1 2, समझ रहे हैं आप, सो ऑन और लास्ट में एन। जनरल भी लिखना चाहो तो जनरल लिख सकते हो, आर। और अब इसके हिसाब से आप अगर देखें तो 0 आने की प्रायिकता कितनी होगी, एन सी 0 और क्यू, क्यू प्लस पी टू द पावर एन होता है ना, तो क्यू टू द पावर एन पी टू द पावर 0, ये हो जाएगा। 1 के लिए क्या हो जाएगा, एन सी 1 क्यू टू द पावर एन माइनस 1 पी टू द पावर 1। 2 के लिए एन सी 2 क्यू टू द पावर एन माइनस 2 पी टू द पावर 2, सो ऑन। आर के लिए एन सी आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर पी टू द पावर आर, और सो ऑन। एन के लिए लिखोगे तो एन सी एन क्यू टू द पावर एन माइनस एन पी टू द पावर एन। इस तरह से आपकी टेबल बन जाएगी। बना दीजिए इस टेबल को। अब देखिए, हमें अगर समांतर माध्य चाहिए तो समांतर माध्य जो होता है वो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है समेशन एफ आर अपॉन आर एफ, इनका प्रोडक्ट का सम अपॉन समेशन एफ, ये फॉर्मूला होता है, ये दिमाग में रखिए। तो एक कॉलम में बना लेता हूं एफ इंटू आर का, इनके प्रोडक्ट का, ठीक है ना। अब देखिए, एफ इंटू आर जब आप करोगे तो एनसी 0 तो 1 होता है, क्यू ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना। 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एनसी 1 आपका एन होता है, तो एन इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस 1 इंटू पी, ये आ जाएगा। 2 से आप करोगे तो 2 इंटू एन सी 2 क्यू टू द पावर एन माइनस 2 पी टू द पावर 2, ऐसे करके आ जाएगा। सो ऑन करके लास्ट वाला करेंगे आप तो एन इंटू एन सी एन तो 1 होता है, क्यू टू द पावर 0 खत्म हो जाएगा, इंटू पी टू द पावर एन, ऐसे बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखिए, अगर मेरे पास ये नंबर्स होते, समझ रहे हैं, जैसे मान लिया सपोज करिए ये नंबर 12 13 14 जैसे 10th क्लास में वगैरह में होता है, तो मैं सबको जोड़ता और समेशन एफ निकल आता, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, ये एक्सप्रेशन है और इनको टोटल करना एक अलग प्रोसेस है हमारे पास, इसके लिए हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और इन सब की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे ही आप देखो, एफ आर का अगर इनको सबको टोटल कर देते, मल्टीप्लाई कर के टोटल कर देते, तो यहाँ से समेशन एफ आर निकल आता। लेकिन ये प्रोसीजर यहाँ पे निकालना इस लेवल पे ऐसे टोटल करके नहीं निकल पाएंगे, है ना। टोटल करना है लेकिन वो टोटल इतनी आसानी से नहीं होगा आपका, तो उसके लिए फिर हमें अलग एक्सप्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो देखिए, मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ से मिटा रहा हूँ अब, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखिए कि जब मैं समेशन एफ करूंगा तो मैं ये टोटल करूंगा, और जब मैं समेशन एफ आर करूंगा तो मैं ये टोटल करूंगा, ठीक है ना। इनके टर्म्स मैं तो बुक से देख के लिख दूंगा, आप जो है वो आपने ये टेबल बना ली है तो आप वहां से लिख दीजिएगा। तो इस टेबल के नीचे आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, समांतर माध्य इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सबसे पहले एट फर्स्ट समेशन एफ आर निकालने जा रहे हैं। तो समेशन एफ आर का मतलब होगा, पहला वाला टर्म तो 0 ही हो गया था, अब देखिए आप n इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस 1 पी प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा 2 NC2 का मतलब हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और q टू द पावर n माइनस 2 पी स्क्वायर
प्लस एक टर्म और लिख लीजिए ताकि सिमेट्री बन जाए। अगला वाला टर्म क्या होगा, 3 इंटू NC3 यानी कि n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 q टू द पावर n-3 p टू द पावर 3 एन प्लस सो ऑन करते करते लास्ट में जो टर्म आएगा आपका वो कितना आएगा, np टू द पावर n। ठीक है ना, np टू द पावर n। अब इसका काम खत्म है, हालांकि समेशन f करते टाइम जरूरत पड़ेगी मुझे, तो वो तब देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए लास्ट में आप फॉर्मूला तो रटेंगे ही रटेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ क्या आना है। समांतर माध्य जो है वो मीन जो आएगा वहां पे, उसमें समेशन एफ आर अपॉन समेशन एफ है, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू टोटल एनपी आती है, तो एनपी ऊपर से आता है और इसकी वैल्यू नीचे 1 हो जाती है, तो ये टोटल एनपी आंसर आता है। ठीक है ना, तो समांतर माध्य को जो है वो हम एनपी वैल्यू आती है, तो इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू के लिए अब एनपी जो है आप डायरेक्ट कॉमन ले लोगे यहाँ पे, मतलब ये ध्यान रखेंगे आप इस चीज का कि एनपी जो है वो कॉमन लेना है आपको। तो देखिए एन यहाँ भी मिल रहा है, इस टर्म में भी एन मिल रहा है, इस टर्म में भी एन मिल रहा है, और लास्ट वाले टर्म में भी एन मिल रहा है, तो हम एन बाहर ले लिया। पी देखिए यहाँ पे मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, और इसमें से भी मिल रहा है, तो एनपी मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए क्या बचेगा, क्यू टू द पावर n-1 प्लस फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा, तो n-1 बाई फैक्टोरियल 1 बचेगा, क्यू टू द पावर n-2, p केवल सिंगल बचेगा, p तो निकाल लिया ना एक आपने, प्लस फैक्टोरियल 3 से 3 का 3 बाहर निकाल के काट दो तो फैक्टोरियल 2 अंदर बचेगा, और n-1 n-2, ठीक है ना, और q टू द पावर n-3 और p स्क्वायर, एक p निकल गया बाहर, और प्लस सो ऑन करते करते करते, और लास्ट में आपका बचेगा n बाहर निकल गया, p टू द पावर n-1 बचेगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। मुझे बताइए ये क्लियर है कि नहीं। अब देखिए ये जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा है वो बिल्कुल सेम टू सेम, देखिए ऐसा चल रहा है कि n-1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगली लाइन में n बाई फैक्टोरियल 1 q टू द पावर n-2 p, फिर n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे n का काम n-1 कर रहा है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे लिख दूं np एंड q प्लस p टू द पावर n-1, अब देखिए आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए q टू द पावर, पहले देखिए nc0 आएगा 1 हो गया, q टू द पावर n-1 ये मिल गया, p टू द पावर 0 खत्म, उसके बाद n इंटू nx है ना, तो nx यानी कि n-1 आ गया, और इसमें देखिए अब q टू द पावर एक कम हो जाएगी, ये देखिए q टू द पावर n-1 से भी एक कम कर देंगे, ये लीजिए, और p की एक पावर आ जाएगी, एक पावर आ गई, फिर n-2 का n-3 हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, n की जगह n-1 है, n-1 की जगह n-2 हो गया अपॉन फैक्टोरियल 2, तो एग्जैक्टली ये द्विपद प्रमेय बन रही है, बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रहा है, बस पावर n-1 है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे आप, np और q प्लस p, प्रोबेबिलिटी p और q, p सफलता है q असफलता है, दोनों प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो 1 टू द पावर n-1, इसका मतलब 1 की पावर चाहे जितनी करो 1 ही आएगा, इसका मतलब ये np आ जाता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इस तरह से हमारा समेशन एफ आर np कैलकुलेट होकर आ जाता है। अच्छा रिपीट कर दें, देखिए np आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, जो आपने लिखी टर्म्स उनसे np कॉमन ले लेना है, ठीक है ना, तब अंदर जो बचेगा आपका वो बिल्कुल q प्लस p टू द पावर n-1 एडजस्ट हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि np बाहर लेना है, वो जब आप फॉर्मूला याद करोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या प्रोसीजर है। तो np अगर बाहर ले लिया आपने तो n तो सब में मिल ही रहा है, वो तो बाहर ले लिया आपने, और p जब बाहर लोगे तो सब में से p भी मिल रहा है, वो भी बाहर ले लिया आपने। अब अंदर देखिए स्टार्टिंग ही इसकी n-1 से हो रही है, ठीक है ना, और एंडिंग p टू द पावर n-1 से हो रही है, इसका मतलब q प्लस p टू द पावर n-1। आप इसको वापस जाके देखिए, बिल्कुल सीरीज वही मिलेगी उस तरह से, ठीक है ना, जैसे n होता है ना तो n आते हैं, यहाँ पे n आता है, n-1 आता है, देखिए यहाँ n-1 है तो n-1 से शुरुआत हुई, और n-1 n-2 n-1 ये n हो गया n-1, और n-1 का मतलब यहाँ पर जो होगा वो n-1 यानी कि n-2 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप उसे इमेजिन करके देखें तो q प्लस p टू द पावर n-1 आएगा, और प्रायिकताओं का योग सफलता असफलता की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो 1 टू द पावर n-1 यानी कि ये np आ जाएगा।
इसको आप इत्मीनान से सोचिएगा, है ना। कोई ऐसा है ना, जितना घुसोगे अंदर उतना ही ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो ऐसा है, मैं साफ सुथरा बाहर से अगर आपको बता देता ये चीज कि हाँ भैया ये फॉर्मूला याद कर लो एनपी, तो उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब ये है कि अंदर घुस चुके हैं हम, अब इसमें तो घुस गए। मानक, अभी मानक विचलन अगर निकालेंगे तो उसको फिर मत कराइएगा मुझसे, क्योंकि मानक विचलन तो इससे भी मतलब 4 गुना ज्यादा वो है। तो वो आप बुक से ट्राई देखने की भी कोशिश मत करिए, इतने तो रिस्क लिए जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग तो केवल मॉडल पेपर ही पढ़ के जाते हैं एग्जाम देने, आप तो फिर भी इतना जो है वो कर रहे हो। फर्स्ट लाइन बताइए। देखो फर्स्ट लाइन जो है वो तो मैंने वही लिख दी है जो अभी टेबल नहीं बनाई थी, जो मैंने अभी टेबल बनाई थी, आर फिर एफ और फिर उसके बाद एफ आर। तो एफ, ये लाइन तो मैंने वो आर और एफ का जो प्रोडक्ट आया था ना यहाँ निकल के, ये तो मैंने उसी के टर्म्स सम करके लिखे हुए हैं, लास्ट यहाँ तक गए हुए हैं। और फिर उसके बाद उसमें से एनपी कॉमन लिया है मैंने हर एक में, और तब अंदर जाकर के क्यू प्लस पी टू द पावर एन माइनस वन एडजस्ट हुआ है। 3 into NC3 कैसे सॉल्व हुआ? अच्छा 3 into NC3 कैसे सॉल्व, अच्छा ये चीज है शायद दिक्कत। ये देखो ध्यान दो, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स जो होती है, जैसे क्या बोलते हैं, 1 + n, एक तो ये तरीका होता है 1 + nx + n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² + n × n - 1 - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x²। ये सब क्या है? ये सब आपके NC0 NC1 NC2 NC3 यही है। ये है कि जब आपके इंटीजर्स होते हैं तो इसको हम NC3 NC2 या NC3 करके लिख देते हैं, क्योंकि हमारा फैक्टोरियल खुल जाएगा, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल -3। लेकिन जब हमारे पास एनी इंडेक्स पे चलती है, जब कोई भी नंबर हो सकता है, तो उस टाइम पे फैक्टोरियल नहीं खुल पाते हैं, तो उसको इस एक्सप्रेशन में जो है वो करके लिख लिया जाता है। अब आप इसको करोगे तो क्या होगा, n बाहर निकालो तो फैक्टोरियल -1, फिर n-1 भी बाहर निकालो, n-2, n-2 भी बाहर निकालो तो फैक्टोरियल -3 आएगा। तो ये अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल -3, और ये कट गया, देखिए ये चीज वही आ जाएगी, ये वही आ गया यहाँ पे। NC3 को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इतना ही आएगा, इतना आएगा। और इस फैक्टोरियल 3 को फिर क्या किया है, 3 × 2 × 1 किया है, 3 से एक 3 काट दिया, बचा 2, फिर फैक्टोरियल 2 लिख दिया है। अब देखिए, अब हम समेशन एफ निकालते हैं। तो समेशन एफ का मतलब है जो उनके टर्म्स थे, जो इनकी प्रायिकताएं थी, उनका योग कर दीजिए। तो देखिए पहले वाले में क्या था, पहले वाले में अब इसमें वही आ जाएगी सीरीज खुल के, q + p टू द पावर n सीरीज, उसी के तो टर्म्स थे वो। तो जीरो आने की प्रायिकता क्या थी, NC0 q टू द पावर n और p टू द पावर 0 प्लस NC1 q टू द पावर n - 1 p टू द पावर 1 प्लस सो ऑन NCn q टू द पावर n - n p टू द पावर n। ये चीज, और ये चीज वही क्या है, ये प्लस q प्लस p टू द पावर n ही तो है ये, इसी के ही खोल के एक्सप्रेशन तब तो आए थे ये टर्म, 0 सफलता की प्रायिकता, 1 सफलता की प्रायिकता, और ऐसी करके n सफलताओं की प्रायिकता। तो उनको जब कंबाइन करोगे तो वही चीज तो आएगी। अब देखिए इसमें q + p आपका 1 होता ही है, तो इसका मतलब 1 ही आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। फर्स्ट उसे मानना, ये जो NP आया था वो सेकंड समेशन एफ आर, और समेशन एफ जो आ गया है वो आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया है। अब बस इतना काम खत्म। अब हम रख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो मेरा जो समांतर माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा समेशन एफ आर की वैल्यू NP, और इसकी वैल्यू आपकी कितनी, 1। समांतर माध्य को म्यू से शो करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला आ जाएगा NP। ये आपको रटना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मीन आया है उसे म्यू से शो करना है, और इज इक्वल टू NP। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए अगले टॉपिक पे आते हैं हम, द्विपद बंटन का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे हम सिग्मा से शो करते हैं, और सिग्मा का जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दिया है, मतलब कोई भी टेबल दी है, मतलब आपको वेरिएबल और उसकी बारंबारता ये सब दिया है आपको, तो सिग्मा निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो जनरल आप इधर उधर लगाते हैं, एक बड़ा सा अंडर रूट लगाते हैं, और इसमें समेशन एफ आर स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, समेशन एफ आर स्क्वायर और अपॉन समेशन एफ, मतलब एफ आर का मीन, एफ आर में फिर डिवाइड बाई टोटल करा था, तो उससे तो मीन निकलता है। अब इसमें क्या होता है, समेशन एफ आर स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ आर, एक मिनट ये ब्रैकेट लगा जाता हूँ, फंक्शन की तरह लिख जाता हूँ बार बार,
समेशन एफ आर अपॉन समेशन एफ का स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का यानी कि मानक विचलन का कहलाता है। अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आर स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ आर अपॉन समेशन एफ का स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, ये चीज तो वही है मेरी क्या, म्यू। ये समांतर माध्य का ही तो फॉर्मूला है, समेशन एफ आर अपॉन समेशन एफ। एक्चुअली मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन क्या होता है कि हम अपने मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं अगर हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी, अगर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई वेरिएबल है और उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी है। मान लिया सपोज करिए इसकी वेरिएबल की वैल्यू कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ठीक है ना। ये जैसे प्लस 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 कुछ माइनस माइनस। अब आपने इस एफ आर किया, जब एफ आर करोगे आप, तो एफ आर करने में ये होगा कि कुछ एफ आर पॉजिटिव आएंगे कुछ एफ आर नेगेटिव आएंगे। अब पता लगा आपने टोटल कर दिया तो एफ आर की वैल्यू ही कम हो जाएगी, हो सकता है टोटल 0 ही आ जाए। ऐसे केस में जब आप मीन निकालोगे तो मीन आपका बिल्कुल खत्म 0 आ जाएगा, तो ये गड़बड़ बात है। तो इसके लिए क्या करते हैं, समेशन एफ आर स्क्वायर कर लेते हैं। मतलब जो चीज पॉजिटिव या नेगेटिव हो रही है उसको आप पॉजिटिव ही बना लो, तो एफ आर स्क्वायर कर देते हैं और तब समेशन एफ से डिवाइड करते हैं। यानी कि समेशन एफ आर स्क्वायर इस वैल्यू का मीन, एक तरह से एफ आर स्क्वायर का मीन ले रहे हैं और फिर उसका देखते हैं कि वो उस मीन से कितना डेविएट कर रहा है। तो डेविएशन मतलब विचलन, उससे कितना विचलित हो रहा है उस तरीके से निकालते हैं। और उस तरीके से निकालते आर का स्क्वायर करके फिर समेशन अपन इतना किया है और मीन का डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो वो मानक विचलन कहलाता है। ये मैंने जो कहानी सुनाई है ये आपके इस फॉर्मूले को याद करने के लिए कहानी है, ठीक है ना। एक्चुअल प्रोसीजर भी यही होता है, ऐसी नहीं है, लेकिन इससे आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। और बाकी आप देखिए जब हम इसको बनाएंगे टेबल कैसी बनाएंगे, यहाँ पर देखिए मैं आपको वर्टिकल टेबल नहीं हॉरिजॉन्टल टेबल बना के दिखा देता हूँ। और एक कॉलम आपका एफ आर स्क्वायर का बनेगा, ठीक है ना। एफ आर के कॉलम से आप क्या करोगे, इन वाले कॉलम से एफ आर के उससे आप समेशन कहाँ करोगे, समेशन अब भाई नीचे तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो समेशन भी इनके इधर ही आएंगे, इसका समेशन एफ आर और इसका समेशन एफ आर स्क्वायर और इसका समेशन एफ आएगा। तो समेशन एफ आर के उससे आपका यूज कहाँ होगा, वो तो मीन निकालने में यूज हो जाएगा। और समेशन एफ आर स्क्वायर जो आएगा वो कहाँ यूज होगा, वो यहाँ पे निकालने में। और समेशन एफ कहाँ यूज होगा, वो इसमें भी आएगा वो इसमें भी आएगा। समझ रहे हैं आप बात, कितना वैल्यू बनेगी जाकर यहाँ पे। सिग्मा इज इक्वल टू एन पी क्यू, ये फॉर्मूला आ जाता है। आप बस इतना याद रखें, इसके डेरिवेशन के चक्कर में ना पड़े, दिमाग भी खर्च होगा, आएगा है नहीं, वो पेपर में आने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसे डायरेक्ट याद रखें, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एन पी क्यू। देखना चाहें तो बुक में प्रूफ है इसका, लेकिन आप देख के ही समझ जाओगे कि इसमें टांग नहीं अड़ाएं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसके बाद एक चीज़ आती है हमारे पास विचरण। विचरण को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएंस। और आप ध्यान रखेंगे वेरिएंस जो होता है विचरण हमारा, इसको लैंग्वेज वाइज ही लिखते हैं, विचरण इज इक्वल टू ये सिग्मा का स्क्वायर होता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका वो उसका स्क्वायर, ये आपका जो है वो वेरिएंस या फिर विचरण कहलाता है। अब सिग्मा अंडर रूट एन पी क्यू स्क्वायर करेंगे तो क्या सिंपल एन पी क्यू आ जाएगा। तो विचरण का फॉर्मूला जो होता है यानी कि वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, दोनों नाम याद रखिएगा, तो एन पी क्यू होता है। तो हमने कुल मिलाकर के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं अब, और ये हमारा जो है वो द्विपद बंटन जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, उसके कंसेप्ट पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही करने हैं थोड़े बहुत। तो मैं तीनों फॉर्मूले जो हैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। देखिए पहला हमने क्या पढ़ा है, पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो मीन और म्यू इज इक्वल टू एन पी, ध्यान रखिए। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एन पी क्यू, ये याद रखिएगा। और विचरण यानी कि वेरिएंस जो हमने पढ़ा है वो आपका एन पी क्यू। ये 3 फॉर्मूले हमने ध्यान देने हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। केवल एक क्वेश्चन बहुत पुराने टाइम पे जो आया हुआ है उसमें आपको ये मीन निकालने का मतलब निकलेगा कुछ रिलेशन, अदरवाइज बाकी सिंपल नंबर में ये पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक त्रिपूर्ण बोल्ट की प्रायिकता 0.1 है। एक त्रुटिपूर्ण बोल्ट की प्रायिकता 0.1 है, तो 400 बोल्ट में त्रुटिपूर्ण बोल्टों के लिए फर्स्ट माध्य और सेकंड पार्ट है मानक विचलन ज्ञात कीजिए। बोर्ड में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए त्रुटिपूर्ण बोल्ट की प्रायिकता जो है वो आपकी 0.1 है, और त्रुटिपूर्ण के लिए ही माध्य और मानक विचलन आपको ये सब निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास जो सक्सेस है वो त्रुटिपूर्ण होना है, ठीक है ना, सक्सेस त्रुटिपूर्ण होना है। तो इसका मतलब हम सॉल्यूशन इसका करेंगे तो P जो है वो यहाँ पे यानी कि त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता 0.1 हो गई, तो मेरा Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस पी की वैल्यू डाल दीजिए तो ये 0.9 आ जाएगा। तो ये आपके P और Q ये दोनों निकल आए। अब देखिए 400 बोल्ट लेने हैं आपने, 400 बोल्ट एक साथ ले लो या 400 बोल्ट एक एक करके ले लो, बात वही है। एन आपका यहाँ पे 400 हो गया। देखिए तीन ही चीजें जरूरत पड़ती हैं, एन पी क्यू, आप इन तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, हमारे पास तो दो ही चीजें पूछी गई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा माध्य, यानी कि म्यू का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एन इंटू पी होता है, तो 400 इंटू पी की वैल्यू 0.1 यानी कि पॉइंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 40 आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ जाता है। सेकेंड पार्ट, मानक विचलन निकालेंगे अगर, तो मानक विचलन सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट एन पी क्यू होता है। तो अंडर रूट ऑफ एन का मतलब 400 इंटू पी का मतलब हो गया आपका 0.1 और क्यू का मतलब हो गया 0.9। तो एक पॉइंट और एक पॉइंट से देखिए 2 जीरो चले जाएंगे, तो अंडर रूट 4 इंटू 9 बचा, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6। ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। जरा कंप्लीट करें और बताएं मुझे कि इस तरह के क्वेश्चन, देखिए ऐसा लग रहा है कि 6th-7th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक द्विपद बंटन में समांतर माध्य 4 तथा मानक विचलन √3 है, 0, 3, 5 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो देखिए 0, 3, 5 कोई भी सफलता की प्रायिकता चाहिए तो PR फॉर्मूला होता है NCR, Q⁻n-R, P⁻R। अब आप देखिए आपको PQN कुछ भी नहीं दिया है, समझ रहे हैं, बस R पकड़ा दिया आपको, 0 या 3 या 5 तीन आंसर आ जाएंगे आपके। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि ये ना तो आपके पास Q है, ना ही आपके पास P है, और ना ही आपके पास N है, और इसके बदले में क्या दिया, समांतर माध्य मानक विचलन दे दिए हैं। तो कहने का मतलब है इन्हीं से कुछ हो पाएगा। तो सबसे पहले देखिए गिवन म्यू इज इक्वल टू 4, समांतर माध्य 4 दिया है, म्यू 4 लिख दिया, यानी कि NP इज इक्वल टू 4 दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। एंड मानक विचलन सिग्मा इज इक्वल टू √3, तो इसमें आप सिग्मा रख दीजिए अंडर रूट एन पी क्यू, फॉर्मूला लगा दीजिए, तो √3 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये एन पी क्यू इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब एन पी से डिवाइड मार दीजिए इसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड, डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट, ताकि मेरे को क्या निकल जाए, क्या एन पी कट जाएगा, क्यू निकल आएगा, तो एन पी क्यू अपॉन एन पी इज इक्वल टू 3/4, एन पी कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू 3/4 आ गया। एक बार आपके पास Q निकला तो P निकल आएगा 1 माइनस Q, यानी कि 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4, ठीक है। अब आप P की वैल्यू यहाँ रख दीजिए इसमें फर्स्ट में, तो NB आ जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग P इन फर्स्ट। इसमें ऐसा लगता है ना तीन चीजें निकालनी है, लेकिन कंडीशन दो दी है, लेकिन आप देखिए P निकला तो Q तो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन से आ जाएगा ना। P को आप फर्स्ट में भेज दीजिए, तो N इंटू P का मतलब 1/4 इज इक्वल टू 4, तो N इज इक्वल टू 16। इसका मतलब जो भी काम किया जा रहा है, सिक्के जैसे उछाले जा रहे हैं, तो 16 सिक्के उछाले जा रहे हैं, एक सिक्का 16 बार उछाला जा रहा है, या फिर 16 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, ठीक है ना। और प्रायिकता जो है, जो भी घटना की सफलता है उसकी प्रायिकता 1/4 है, असफलता की प्रायिकता 3/4 है। अब मुझे बताइए, आप ये लगा सकते हैं, अब आपको सब पता चल गया, ठीक है ना, N भी पता लग गया, ये N और P और Q, N P Q, बाकी बचा R, वो आप 0 पुट कर दीजिएगा तो P 0 निकल आएगा, R की वैल्यू 3 डाल दीजिएगा तो P 3 निकल आएगा, और P 5 डाल दीजिएगा तो P 5 निकल आएगा। मुझे बताइए क्लियर है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, अब तो पीछे वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए। ठीक है, तो आज हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में समांतर माध्य, मानक विचलन और विचरण, इनके फॉर्मूले देखे और एक दो क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। इनसे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, और फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो मतलब द्विपद बंटन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, धन्यवाद।